My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together let us make a new beginning. अब मैं आपको कारगिल से थोड़ा पीछे ले जाता हूं। तकरीबन 3 महीने पहले जब वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान की सरजमीन लाहौर में एक भव्य मंच पर खड़े होकर बड़ी ही बुलंद आवाज में ये स्पष्ट और सरल संदेश दिया था, जो सिर्फ हिंदुस्तानी या पाकिस्तानियों तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक साफ साफ पहुंचा था। 20 फरवरी 1999 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के न्योते का मान रखते हुए बायलैटरल पीस टॉक्स का क्लियर एजेंडा सामने रखकर लाहौर डिक्लेरेशन के तहत दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती और भाईचारा स्थापित करने लाहौर पाकिस्तान पहुंचे। वाजपेयी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तानी सरकार का पैगाम सिंपल था, सबकॉन्टिनेंट पर अमन और शांति। मैं अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर जा रहा हूं। दुनिया भर की मीडिया और पत्रकारों से अपने दौरे से जुड़े हुए शांति उद्देश्य को व्यक्त करते हुए अटल जी एक शानदार डेलीगेशन को साथ लेकर लाहौर रवाना हुए, जिनमें देवानंद, कपिल देव और जावेद अख्तर जैसे नाम शामिल थे। पहली बार दिल्ली से लाहौर बस सर्विस शुरू की गई, सदाए सरहद, और इस खूबसूरत सी पहल को असलियत में तब्दील कर अटल जी बस यात्रा करते हुए वाघा अटारी बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ पहुंचे, जहां खुद नवाज शरीफ ने बड़े ही धूमधाम से उनका स्वागत किया। पाकिस्तान के वजीर आजम और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गले लगकर हाथों में हाथ मिलाकर दोस्ती और भाईचारे का संदेश दे रहे थे, मानो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने सारे गिले शिकवे भुला बैठा हो। The question of Jammu and Kashmir is being discussed under the agenda which has been accepted by the two parties. I think both governments will be able to make further progress on all the issues, including the issue of Kashmir. इसी दिन दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पाकिस्तान और भारत के फॉरेन सेक्रेटरीज ने 21 फरवरी 1999 को एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों के बीच शांति और सुरक्षा के माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपायों की पहचान की गई। अटल जी के सम्मान में एक बैंक्वे रिसेप्शन भी रखा गया। देश के महान से महान कलाकार, पत्रकार, खिलाड़ी और यहां तक कि स्टेट्समैन से सजी हुई भारत की ये प्रतिनिधि मंडल ने सरहदों को जोड़ने का इंसानियत से भरा हुआ एक मंसूबा बनाया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने देशों के बीच शांति और स्थिरता और अपने लोगों के लिए प्रगति और समृद्धि के अपने इस विजन को असलियत का रूप देते हुए लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन किया। न्यूक्लियर ताकत रखने वाले दोनों ये पड़ोसी मुल्क जिस वक्त एक दूसरे के साथ अविश्वसनीय हद तक ताल्लुकात बेहतर करते हुए नजर आ रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तानी सेना का एक जर्नैल जनरल परवेज मुशर्रफ इन सब से दूर रहकर अपने आर्मी हेडक्वार्टर्स में अपने मुट्ठी भर ट्रस्टेड जनरल्स के साथ कारगिल का षड्यंत्र रच रहा था और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा था। 3 महीने और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाना था। हिंदुस्तान के पीठ पर खंजर खोपने की स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही थी। जनरल परवेज मुशर्रफ का ये ब्रेन चाइल्ड प्लान ऑपरेशन बद्र शुरू होने जा रहा था, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। ना हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस और ना खुद
पाकिस्तानी जमहूरियत। आखिर क्या था ये ऑपरेशन पद्म? ये साले हिंदुस्तानी मरने के लिए इतने उतावले क्यों होते हैं? हम यहां पीक हाइट पर बैठे बैठे आराम से उनके माथे पर निशाना लगाकर गोली मार रहे हैं, माथे पर। फिर भी ये काफिर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। कोई बात नहीं जनाब, एक बार बस हिंदुस्तान की एक गर्दन नेशनल हाईवे 1 हमारे हाथ में आ जाए, लद्दाख से कश्मीर और हिंदुस्तान से सियाचिन छूट जाएगा और इंशाअल्लाह हमारे कब्जे में होगा। घुसपैठ की योजना पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज के दिमाग की उपज थी। केवल एक सैद्धांतिक सहमति, इन प्रिंसिपल कॉन्करेंस के बलबूते उन्होंने बिना किसी स्पेसिफिक डिटेल्स को शेयर किए बगैर नवाज शरीफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मंजूरी प्राप्त की। पाकिस्तान के वजीर आजम को भी इल्म नहीं था कि उनका जर्नैल उन्हें किस मुसीबत में डालने जा रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान को आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लानत झेलनी पड़ेगी। एक शर्मनाक हार के रूप में झुके हुए सिर से किया जाने वाला समझौता, और rather a defeated compromise। खैर, घुसपैठ को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी सेना का उद्देश्य, उनका एम सटीक था। एलओसी के भारतीय और पाकिस्तानी दोनों तरफ के बड़े अंतराल के क्षेत्र में मौजूदा बंकर और संघरों पर बेबुनियादी कब्जा। दोनों तरफ की सेना असहनीय ठंड में अपनी अपनी चौकियां छोड़ पीछे हट जाया करती थी, क्योंकि -40 और -50 की ठंड में इंसान का रहना तो मुश्किल है। ये एक तरीके की अनकही अंडरस्टैंडिंग थी। पाकिस्तानी सेना और हमारी सेना के बीच एक अनकहा करार कि इस बात का गलत फायदा ना तो हम उठाएंगे और ना ही वो। और फिर गर्मी आते आते दोनों सेना वापस अपनी ही जगह पर लौट जाया करेंगी, हर बार की तरह। मगर पाकिस्तानी सेना ने इस बार इस भरोसे का शोषण कर विश्वासघात किया। पीठ पर छुरा भोंकने से कम नहीं। सर्दी की आड़ में पाकिस्तानी घुसपैठ कई किलोमीटर तक अंदर घुस आए। हमारी बंकर्स हमारी जमीन पर चोरी छुपे कब्जा किया। ऑपरेशन के पीछे मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव, कश्मीर के मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में मदद करना था, टू इंटरनेशनलाइज द इशू ऑफ कश्मीर, और जिसके लिए कुछ समय से ग्लोबल अटेंशन आकर्षित किया जा रहा था। पाकिस्तानी आर्मी ने बड़ी चालाकी से अपने मेन ग्रुप्स को कई छोटे छोटे सब ग्रुप्स में विभाजित किया, और इसमें ज्यादातर पाकिस्तानी जवान उनकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में से थे। खैर, शुरुआती दौर में पाकिस्तान ने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये घुसपैठ उन्हीं के अपने जवान हैं, सिपाही है, उनकी लाशों तक को वापस नहीं लिया, ये कहकर कि ये आप ही की जमीन के घुसपैठ और मुजाहिदीन हैं। हिंदुस्तानी सेना ने पूरे धर्म कर्म के साथ एक सिपाही की इज्जत का मान रखते हुए इन्हें दफनाया, क्योंकि हिंदुस्तानी सेना और पाकिस्तानी सेना में अंतर है और यह अंतर बने रहना चाहिए। उन्होंने जो हमारे शहीद सिपाहियों के शरीर के साथ किया, भारतीय सेना अपने प्रिजनर ऑफ वॉर या किसी भी दुश्मन के साथ ऐसा कतई नहीं करेगी। इंडियन आर्मी इज अ प्रोफेशनल सर्विस, किसी और की तरह डाकू या घुसपैठ नहीं। इंडियन आर्मी ने अपने शहीद सिपाहियों के शरीर को वापस लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी,
और वो कैसी आर्मी होगी जो खुद अपने सोल्जर्स की डेड बॉडीज लेने से इनकार कर देती है। कारगिल की लड़ाई में ये पाकिस्तान की सच्चाई थी। ये फर्क है और ये फर्क रहना चाहिए। खैर, उनके मेन ग्रुप से बढ़कर सब ग्रुप्स में कम से कम 30 से 40 घुसपैठ एक साथ लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करते थे और ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा बनाकर अपने आने वाले मिशन को अंजाम देने का इंतजार करते थे। पाकिस्तानी सेना ये उम्मीद में थी कि कश्मीर में एक अपर और एक स्ट्रॉन्ग हैंड एस्टैब्लिश कर सके और इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक लिमिटेड और एक ब्रीफ वॉर में उलझाकर साथ ही साथ परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर की धमकी या आशंका बढ़ाते रहे। कम इन बिलाल, बिलाल कम इन, दिस इज बेसलाइन कॉलिंग। गजनवी जानना चाहता है कि सफेद नगर का नक्शा कैसा दिखता है। ओवर। जनाब, आप बेफिक्र रहे। इस बार इत्मीनान और सुकून से इस ऊंचाई पर बैठकर दिल्ली के माथे पर इस्लामाबाद की गोली को सजाऊंगा। इंशाअल्लाह कश्मीर हमारा होगा। ओवर। शाबाश, कीप इट अप। ओवर एंड आउट।